हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 6th मॉड्यूल आप लोग देख रहे हैं इस बुनियाद बैच 2.0 की, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये जो सीरीज चल रहा है, इसका 6th मॉड्यूल डीसी मशीन ऑनगोइंग है। और डीसी मशीन के अंदर अभी तक हम लोगों ने टॉर्क इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशन और वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ जो है उसको कवर अप किया हुआ है। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी से आपको बता दूं। तो भाई देखिए, डीसी मशीन के इस सब्जेक्ट के भीतर अभी हम लोग पहुंच गए हैं आज के टॉपिक पर, दैट इज द स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स। यहाँ से हम लोग ना डीसी जनरेटर का स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन देखेंगे, और सिर्फ क्लासिफिकेशन ही नहीं, इसके बाद शंट बाउंड डीसी जनरेटर और सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर दोनों ही बताऊंगा, अलॉन्ग विद देयर इंटरनल सर्किट का ईएमएफ इक्वेशन। जैसे आप पढ़े थे ना, वैसे ही एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म का ईएमएफ इक्वेशन भी बताऊंगा। तो ग्रेजुअली अब दिसंबर शुरू हो चुका है और आपके एग्जामिनेशंस ग्रेजुअली आपके करीब पहुंचते जा रहे हैं, है ना। एग्जामिनेशन का समय आते जा रहा है, तो अब ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर भी। तो ये जो सीरीज आपके लिए चल रही है, जिसके अंदर मैं पूरा डिटेल में आपको थ्योरीज पूरी बताते जा रहा हूँ टॉपिक वाइज, ये तो चलती रहेगी। प्लस साथ में अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो पार्ट है वो भी लेकर के आऊँगा। जैसे आने वाले संडे को ही आपका डिटेल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाला है, उसके लिए मैं लाइव सेशन पर ही ये पूरा चीज़ रखूँगा। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी अच्छे से फोकस करिएगा आप लोग। ये थ्योरी जो चल रही है, इसका फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि इन सब टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, और मैं जो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ उनको भी आप सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर से कनेक्टेड रहिएगा, वहाँ पर डिस्कशन करते रहिएगा। मैं भी आप लोग के डिस्कशंस को देखता रहता हूँ, और जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ आप लोग का रिप्लाई भी करूँगा ज़रूर से, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अब बिना देरी किए। क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी मशीन्स का इससे पहले क्लासिफिकेशन तो किया हुआ था हम लोगों ने, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेते हैं डीसी जनरेटर। देखिए, डीसी जनरेटर जो है ना, इनको हम लोग नॉर्मली अगर देखा जाए, अब यहाँ से परमानेंट मैग्नेट वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ और सीधी सीधी बात ये रखता हूँ कि डीसी जनरेटर्स को हम लोग सबसे पहले तो दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर लेंगे। कौन कौन सी कैटेगरी? एक होगी सेल्फ एक्साइटेड और दूसरे होंगे सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक है। अब सेल्फ और सेपरेटली एक्साइटेड के बाद ज्यादातर हमको जो फोकस करना है वो सेल्फ एक्साइटेड मशीनों के ऊपर करना है, ठीक है। सेल्फ एक्साइटेड मशीन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? जनरेटर्स को, सेल्फ एक्साइटेड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। एक हो जाएगा यहां से शंट वाउंड, सेकेंड विल बी सीरीज वाउंड, और थर्ड विल बी कंपाउंड वाउंड। ठीक है, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। यहां पर फिर से बाइफर्केशन होगा, लेकिन किसके अंदर? कंपाउंड वालों के अंदर। मतलब सेल्फ एक्साइटेड कंपाउंड वाउंड जो मशीन है, इसके अंदर अब दोबारा बाइफर्केशन दिखेगा हमको, जिसमें कि एक होगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड और दूसरा होगा डिफरेंशियल कंपाउंड। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ना, सो दैट कि आपको एकदम क्लैरिटी रहे कि आप क्या चीज पढ़ने जा रहे हो, कितना और उसमें पढ़ना है, और ओवरऑल पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए कितनी चीजें पढ़ने से सब हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज आता है कभी कभी पढ़ने के समय कि सर इसमें कितना दूर तक पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, तो वो आपको एक ही पेज में पूरा आइडिया मिल जाएगा आज, ठीक है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड, इनके अंदर दो दो वेरिएशंस निकल के आते हैं। क्यूमुलेटिव कंपाउंड के अंदर लिखेंगे हम लोग लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। सेम थिंग डिफरेंशियल कंपाउंड में भी होता है, यहां पर भी होते हैं लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट, ठीक है। ये सब नोट्स अभी नहीं भी लिख रहे होंगे तो चल जाएगा, एग्जाम करीब है,
अभी फोकस करिए सिर्फ पढ़ने और समझने में चीज़ों को, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ ये आप समझ जाएंगे। एग्जामिनेशन में जब क्लासिफिकेशन पूछेगा तो ऐसे पूरा फ्लो चार्ट के साथ ड्रॉ करिएगा, इससे इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है। तो ये क्लासिफिकेशन आपके डीसी जनरेटर्स का, और यही ओवरऑल इतने ही टाइप के डीसी जनरेटर्स आपको पढ़ने हैं, आपका सिलेबस का पार्ट है। ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका मतलब आपका होल सिलेबस जो है वो डन हो चुका है। ठीक है, चलिए दैट इज गुड। अब यहां से हम लोग बात करेंगे सेल्फ एक्साइटेड शंट वाउंड डीसी जनरेटर की। जनरेटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होगा एनर्जी को। ठीक है, यानी कि प्राइम मूवर को घुमा करके आप मैकेनिकल इनपुट दे रहे होंगे और बदले में आपका जनरेटर डीसी वोल्टेज आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होगा। ये बात तय है। ठीक है, शंट वर्ड क्यों यूज हुआ? टॉपिक है शंट वाउंड डीसी जनरेटर। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से सब इंपॉर्टेंट चीजें चलनी शुरू होती है। वैसे एक चीज याद रखिएगा कि डीसी मशीन जब आप पढ़ते हैं ना, ज्यादातर क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन डीसी मोटर से आता है, डीसी मोटर से, और ज्यादातर प्रैक्टिकल यूसेज में भी डीसी मोटर ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनरेटर्स नहीं इस्तेमाल होता है भाई, जनरेटर का एप्लीकेशन भी आपको बताऊंगा। बैटरी चार्जर में इनका इस्तेमाल होता है, वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, डीसी आर्क वेल्डिंग जो हम लोग जो क्रिएट करते हैं वो सब में। ठीक, तो बहुत जगह इनका भी यूज है, लेकिन अगर कंपेयर करोगे तो ज्यादा यूसेज डीसी मोटर का है एज कंपेयर टू डीसी जनरेटर। ठीक है, शंट वाउंड डीसी जनरेटर, शंट वाउंड। अच्छा, एक पेज पीछे जाइए वापस, यहां पे देखिएगा कहीं शंट लिखा है, कहीं सीरीज लिखा है, कहीं कंपाउंड लिखा है। कंपाउंड मतलब शंट और सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन हम लोग बता रहे हैं किसके बारे में बता रहे हैं? हमारे पास जब हम वाउंड वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब वाइंडिंग की बात हो रही है। ठीक है, और वाइंडिंग कितने टाइप की है हमारे मशीन के अंदर? कंस्ट्रक्शन में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था कि वाइंडिंग दो ही टाइप की है। एक फील्ड वाइंडिंग है, ठीक, जो कहां पर होती है? स्टेटर के अंदर होती है, जो घूमता नहीं है। और दूसरी आर्मेचर वाइंडिंग है, जो रोटर सेगमेंट में के कैटेगरी में आती है। आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो वाइंडिंग तो दो ही है, इसमें से कौन से वाइंडिंग के बारे में ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन चल रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये जितना भी क्लासिफिकेशन है ये सब फील्ड वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में है। किसके? फील्ड वाइंडिंग के। तो आपकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में है तो शंट बोलेंगे, आर्मेचर के साथ सीरीज में है तो सीरीज वाइंड बोलेंगे इसको, और उसमें पैरेलल और सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन है तो इट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड वाउंड मशीन। ठीक है, अब कंपाउंड में फिर कैटेगरी होगी कि लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट क्या होता है। तो इन जनरल समझ में आ गया आपको, सर्किट डायग्राम दिमाग में आप फ्रेम कर लेंगे आप इसका। चलिए, तो शंट का जरा सर्किट डायग्राम बनाइए फटाफट से कॉपी में, मेरे बनाने से पहले। शंट वाउंड डीसी जनरेटर बनाना है हमको। ठीक, तो एक सबसे पहले तो मैं यहाँ जनरेटर का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। नॉर्मली एक स्टैंडर्ड सिंबल जो होता है IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो सिंबल हम लोग यहाँ पे पहले क्रिएट करते हैं। तो ये बन गया हमारा जनरेटर। चूंकि शंट वाउंड बोला, इसका मतलब फील्ड जो है वो कहां पे होनी चाहिए? शंट में होनी चाहिए विद आर्मेचर। यहां पर मैं ऐसे दिखा दूंगा तो सर्किट सिंबल वाइज ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझको ना यहाँ पे इंडक्टर कॉइल नहीं दिखाना है, मुझको सिस्टम का रेजिस्टेंस को शो करना है। क्योंकि मैं तो डीसी सप्लाई में डील करूंगा तो वहां के इंडक्टेंस से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस तो वैसे भी जीरो हो जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं उसको इंडक्टर के फॉर्म में नहीं, मैं रेजिस्टेंस के फॉर्म में शो करूंगा, शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक, और क्या क्या होना चाहिए खुद से सोच के बनाइएगा, याद नहीं करना है। आउटपुट प्रोवाइड करेगा ना ये, मतलब इसके आर्मेचर से जो करंट निकलेगी इंड्यूस्ड फॉर्म में, दैट विल बी नोन एज आर्मेचर करंट। ठीक, और जनरेटर है इसलिए ईएमएफ जनरेट कर रहा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ईजी, जनरेटेड ईएमएफ ईजी जिसको हम लोग बोलते हैं। आर्मेचर इसकी है तो इसके आर्मेचर में कंडक्टर लगे हुए हैं, और कंडक्टर है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर। देन इसके साथ साथ यहां पर है वीबी। वीबी क्या है? बी स्टैंड्स फॉर ब्रश एंड वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, उसी को वीबी बोलते हैं। जो ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस जो लगे हुए मशीन में दो होते हैं, इनके अक्रॉस कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज वीबी। ये हर क्वेश्चन में नहीं गिवन रहेगा, जहां गिवन रहेगा उसको इंक्लूड करिएगा, जहां नहीं दिया होगा उसको छोड़ दीजिएगा, ऑप्शनल होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, प्रैक्टिकल केस में तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रैक्टिकल केस में तो वीबी होता ही है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के केस में हमेशा चेक करिएगा कि वीबी दिया है कि नहीं। नहीं दिया होगा
तो उसको हटा दीजिएगा, मत पुट करिएगा। आउटपुट है यहां पर, इसको मैं VL लिख लेता हूं, या इसको कई बुक्स में VT लिखता है, तो VT भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आउटपुट में अगर मैं यहां पे लोड लगा दूं तो इट विल बी टर्म्ड एज RL। तो चलो मैं लोड के साथ ही शो कर देता हूं यहां पर। लेट्स से यहां पर हमारे पास है लोड RL। ठीक, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, VT, टर्मिनल पोटेंशियल। और यहां से आने वाली करंट, अगर ध्यान रखिएगा, अगर लोड कनेक्टेड है केवल तभी यहां से करंट जाएगी, अगर लोड डिसकनेक्टेड है तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगी, IL विल बी 0। ओके, ISH शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट। इतना सर्किट डायग्राम बनाने में कुछ याद तो नहीं करना पड़ा ना, नॉर्मली खुद आप समझते हुए बना सकते हैं। शंट फील्ड वाइंडेड मशीन है, तो यहां पे सबसे पहला चीज तो हम लोग ये लिखेंगे कि हियर द फील्ड वाइंडिंग is connected in parallel with armature वाइंडिंग। शॉर्ट में लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने का पर्पस नहीं है, आपको समझाने लायक थ्योरी बस लिखना है ताकि आपको समझ में आ जाए, आप अपने वर्ड्स में वहां लिख सको। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद आगे क्या है। तो यहां तक तो पोर्शन समझ में आ गया, आगे क्या हो रहा है। देखिए ये मशीन के अंदर का पोर्शन है जहां फाई जेड एन पी 60A ये सब हम लोग लिखते थे। तो यहां पर जो जनरेटेड ईएमएफ का एक फॉर्मूला बनाए थे हम लोग, Eg इज इक्वल टू फाई जेड एन पी अपॉन 60A, दैट वाज नोन एज इंटरनल सर्किट फॉर्मूला, क्योंकि वो सर्किट के अंदर, मशीन के अंदर की जो जितनी भी चीजें हैं उनकी वजह से ईएमएफ क्या इंड्यूस हो रहा है उसकी बात कर रहा था। लेकिन अब देखिए कि इस मशीन के बाहर की दुनिया दिखाया आपको, इस मशीन के बाहर यहाँ फील्ड में क्या लगा हुआ है, बाहर लोड क्या कनेक्टेड है उसकी बात कर रहा है। तो यहां पर जो ईएमएफ का फॉर्मूला मैं निकालूंगा इन सभी चीजों के टर्म्स पे, दैट विल बी नोन एज एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो समझ जाएंगे इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस। अब मुझको यहां से सबसे पहले तो Eg की वैल्यू पता लगानी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जनरेटेड ईएमएफ। सो आई विल से हियर वी अज्यूम, अब सबसे पहले तो कौन कौन सी चीज क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। RSH क्या है, शंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक, शॉर्ट में लिखते जाते हैं इन ओम्स। RA क्या है, RA इज आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, VB क्या है, ब्रश ड्रॉप। ठीक, VT क्या है, टर्मिनल और लोड वोल्टेज। जनरेटर का केस है ना, इसलिए लोड पे ये कितना वोल्टेज प्रोवाइड करेगा उसकी बात हो रही है, दैट इज VT। RL क्या है, लोड रेजिस्टर। ठीक है, और इसके अलावा IL लोड करंट। ये बेसिक सब सभी चीजें सब आप लोग जानते हो। और ISH क्या है यहां पे, शंट फील्ड वाइंडिंग करंट। आप चाहो तो यहां से VSH भी डिफाइन कर सकते हो। शंट फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज। ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज। अब जरा यहां पे KVL अप्लाई करिए और इस जगह पे मुझे सोच करके बताइए कि यहां पे इक्वेशन कैसे लिखेंगे। यहां पर Eg की वैल्यू मुझको चाहिए, अप्लाइंग KVL। सो फॉर calculating Eg we are applying KVL। और KVL अगर मैं अप्लाई करूंगा तो सर्किट डायग्राम को ध्यान से देखिएगा।
here we will get Eg is equals to Vt plus IaRa plus Vb। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा देख लीजिए, इस सेगमेंट पे केवीएल अप्लाई कर दीजिए तो यहां पे क्या दिखेगा आपको, और लॉजिकली भी अगर आप सोचो तो Eg टोटल ईएमएफ जनरेट हुआ, मान लो 200 वोल्ट जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये जनरेट होने के बाद पूरा का पूरा 200 यहां नहीं मिल रहा है, इसमें से कुछ ड्रॉप्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां जहां रेजिस्टेंस आएगा वहां वहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा जब करंट फ्लो होगी। तो ओके डन। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो आर्मेचर का अपना खुद का है, आरए रेजिस्टेंस। तो जब आईए करंट निकलेगी तो आईए इंटू आरए फर्स्ट वोल्टेज ड्रॉप। दूसरा वीबी ब्रश ड्रॉप अगर हो रहा है तो वो भी ऑप्शनल है, वो भी उसमें से माइनस होगा, और फिर जो बचेगा दैट विल बी वीटी। तो आप लिख सकते हो कि Eg इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस, उससे इनपुट पता चल जाएगा हमको। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो ये बन गया इसका एक्सटर्नल सर्किट फॉर्म का ईएमएफ इक्वेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। डन, इसको याद रखेंगे आप। ओके डन। अब बात है ऑब्जर्वेशंस की। करंट का क्या रिलेशन है? ऑल्सो वी हैव आर्मेचर करंट इज ISH plus IL when load is connected, ठीक, and IA is equals to ISH at no load, at no load, जब कोई लोड नहीं कनेक्टेड है। वापस डायग्राम में हर चीज का सोल्यूशन इसके अंदर है। अगर लोड नहीं कनेक्टेड है, ये डिस्कनेक्टेड है, तो आईएल तो डिवाइड होगी ही नहीं। जितना आर्मेचर में करंट बन रहा है पूरा का पूरा कहां जाएगा? शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से आईएसएच जाने लग जाएगी। अब 2-3 कंडीशंस पे बात करेंगे। अब यहां से समझने वाली चीज शुरू हो रही है। सबसे फर्स्ट थिंग, ये ऑपरेट करके कैसे ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ये जरा सोच के बताइए। तो आप बोलेंगे कि सर अच्छा ठीक है, यहां पर मेरे पास एक बॉटल है, चलो ये बॉटल का यूज करते हैं। मान लो ये मशीन है हमारा, ये जनरेटर है, इसके बाहर ऐसे प्राइम मूवर ऐसे बाहर निकला हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं ताकि आपको दिखता है। हाँ, यहां से ऐसे प्राइम मूवर निकला हुआ है। अब मैं इसको ऐसे घुमाना शुरू करूंगा इस तरीके से, तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करेगा। और फैराडे का नियम ये बोलता है कि जब भी ऐसे सेट ऑफ कंडक्टर्स, कौन से कंडक्टर? वही आर्मेचर कंडक्टर हमारे, जब वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भीतर रिलेटिव मोशन करेंगे तो इन दैट केस ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। ठीक है, यही पढ़े हो आप E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी के रिस्पेक्ट में। तो आप जरा मुझको ये बताइए, ये पूरा सर्किट ड्रॉ कर लिया, यहां से कहां से करंट जा रही है, वोल्टेज बन रहा है, सब बता दिया। आप मुझे ये बताइए कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है कहां? आप यहां पे जब जनरेटर के शाफ्ट को घुमाना शुरू करेंगे तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो जाएगी? ये इक्वेशन आएगी कहां से? ये वाली इक्वेशन, ये आ कैसे रही है? ये तो मैथमेटिकली लिख रहे हो ना आप, थ्योरेटिकली लिख रहे हो। जरा प्रैक्टिकल केस मुझे सोच के बताना कि यहाँ पे, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट तो है नहीं, और आपका सेट ऑफ कंडक्टर ईएमएफ तभी इंड्यूस कर पाएगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटिव मोशन करेगा। एक सेट ऑफ कंडक्टर दूसरे सेट ऑफ कंडक्टर से रिलेटिव मोशन करने पर ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगी। क्लियर है ना? समझ गए इस पॉइंट को? तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है, जब ये फील्ड प्रोड्यूस करेगी, उस फील्ड के साथ जब रिलेटिव मोशन करेगा कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर? आर्मेचर कंडक्टर, तब जाके तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, कि फ्लक्स लिंकेज डी फाई बाई डी टी जितना हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसके पास सप्लाई जाएगी कहां से? आईएसएच कैसे आएगा? आप बोलोगे सर यहां से आईए आया ना, वही तो आईएसएच बना। अरे आईए ही खुद कहां से आएगा? आईए तो इंड्यूस्ड करंट है ना, वो करंट इंड्यूस तब होगी जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ फ्लक्स लिंकेज होगा, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कंडक्टर का लिंकेज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो कंडक्टर को आप कितना भी घुमा लोगे, ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है तो ये भी वाइंडिंग ना, इसमें कोई करंट थोड़ी ना जा रही है। इनिशियली तो कोई करंट नहीं जा रही है ना इसके अंदर। वो तो जब फील्ड बनेगा उसको कट करेगा आर्मेचर कंडक्टर, वो उससे इंड्यूस करंट आएगी, वो करंट यहां जाने लग जाएगी। वो तो बात की बात है, फिलहाल तो कोई करंट नहीं जा रहा है। तो आप कैसे सोच लिए कि आप नॉर्मली, हम सब जब पढ़ते हैं तो हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं ना डायरेक्टली नॉर्मल में कि हाँ ठीक है ऐसा सर्किट बन गया, यहाँ से करंट निकलेगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी,
तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज VT होगा, आउटपुट प्लस लॉसेस करके हम लोग इनपुट वगैरह सब बता देते हैं। ये तो सोचो कि जनरेट कहाँ से होगा, कोई परमानेंट मैग्नेट थोड़ी ना लगा है यहाँ पे जो मशीन अपने आप बना लेगी आउटपुट। फील्ड का ही तो काम है ना, फील्ड वाइंडिंग जो लगी हुई है उसी का काम है फील्ड क्रिएट करना। तो फील्ड वाइंडिंग को तो करंट ही नहीं दे रहे हो ना, ये तो जनरेटर है, मोटर थोड़ी ना है, ये तो जनरेटर है ना। तो जनरेटर की फील्ड को तो मैं सप्लाई कहाँ से दे सकता हूँ, मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, मैकेनिकल इनपुट दे सकता हूँ इसको, कि इसकी जो शाफ्ट बाहर निकली उसको घुमा सकता हूँ पूरी स्पीड से। लेकिन याद रखिएगा कि उस शाफ्ट को आप दिन से लेके अगले 24 घंटे और उसके बाद 72 घंटे तक भी अगर आप उसको घुमाते रहेंगे, कोई EMF नहीं बनने वाली है ना, प्रैक्टिकल केस में बता रहा हूँ, कोई EMF नहीं बनेगी। आप चाहो तो ये करके देख लेना। तो फिर सर डीसी जनरेटर काम कैसे करता है? और हाँ, ये इक्वेशन वगैरह सब सही है, ये जो जैसा लिखा है एवरीथिंग इज ऑल करेक्ट, बिल्कुल 100% करेक्ट है। लेकिन मैं इसलिए ये चीज़ ये पॉइंट इसलिए उठा रहा हूँ आपके सोचने के लिए। आप सिर्फ ऐसे मत पढ़ो कि हाँ इक्वेशन पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट सर ने मार्क कर दिया, क्वेश्चन इससे बन जाएगा। हाँ, इससे क्वेश्चन बन जाएगा, ये अगर आपको याद है ना, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। बट ये मैटर नहीं है, आप मशीन पढ़ रहे हो यार, आपको मशीन जब तक फील ना होना एक्चुअल में कि हाँ दिख रहा है यार मेरे सामने, बात तो सही है कि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, कैसे EMF इंड्यूस करेगा, जब तक ये पॉइंट आपके दिमाग में नहीं आएगा तब तक मशीन पढ़ने का मजा ही नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला चीज है प्रॉब्लम समझ में आना जरूरी है। अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया ना कि दिक्कत क्या है। थ्योरेटिकली जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे, प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो वो गड़बड़ दिख रहा है। ऐसे थोड़ी ना इंड्यूस होकर आउटपुट मिल जाएगा, कुछ तो होना चाहिए ना, मैग्नेटिक फील्ड तो लाओ, बिना मैग्नेटिक फील्ड के कैसे होगा सर ये चीज, नॉट पॉसिबल। ठीक, इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। और हाँ, अगर आपके माइंड में ये चीज आ गया तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, क्रिटिकल थिंकिंग अब आपकी डेवलप होती जा रही है फिर, एंड इट इज वेरी नाइस थिंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये रियलिटी है, एक्चुअल में हमारी मशीन ऐसे जनरेट कर ही नहीं सकती है, EMF कुछ नहीं इंड्यूस होगा, चाहे हम कितना भी प्राइम मूवर को घुमाते रहें, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो फिर तो इस प्रॉब्लम को दूर करने का क्या तरीका है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जब भी हमको क्या चाहिए, फील्ड में मतलब फील्ड क्रिएट करने का वो चाहिए कि भाई फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाए, है ना। फील्ड कैसे क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगी? देखिए कि या तो आप इन कॉइल्स के अंदर करंट फ्लो करवा दो, है ना, या तो आप इन कॉइल्स के अंदर करंट फ्लो करवा दो, और या फिर इन पोल का जो कोर है ये पहले से ही अगर मैग्नेटाइज होगा तो क्या है, तो बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। इनफैक्ट यही तो चाहिए। क्या चाहिए हमको? ये चाहिए कि पोल का कोर ना पहले से सर मैग्नेटाइज, जब ये मैन्युफैक्चर होके आए वहीं से मैग्नेटाइज होना चाहिए, इसके अंदर पहले से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हैज टू बी देयर। अच्छा, सो इसीलिए लिखेंगे हम लोग देयर विल बी a residual magnetism in pole core right from its manufacturing। ये मैं एकदम आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। कोर का जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तभी से इसके अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बनाया जाएगा, रखा जाएगा। कैसे मैग्नेटिज्म रखा जाएगा, तो जल्दी से इसको रिलेट कर लीजिए। मैंने आपको इसका कंस्ट्रक्शन बताया था, मैंने बताया था कोर किस मटेरियल का बना होता है, वो मटेरियल उसकी म्यू आर की वैल्यू हाई रहती है। तो पोल कोर की म्यू आर की वैल्यू हाई रहेगी, तो इसका मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी हाई है, इसका मतलब इट इज अ गुड मैग्नेटिक मटेरियल। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होल्ड करने की क्षमता रखेगा अपने अंदर। तो मैं इसको इनिशियली एक डीसी सप्लाई दूंगा जिससे कि पोल के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, बहुत स्मॉल अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड बट रहेगी, और मैं सडनली डीसी सप्लाई बंद कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये मेरा पोल जो है ये मैग्नेटाइज हो गया। अब जब मैं इसके ऊपर कंडक्टर टर्न्स लगाऊंगा यहाँ पर, और पोल का कंस्ट्रक्शन मैंने कैसे बताया था, लैमिनेटेड शीट से ही बनाते हैं पोल को, और थिन लैमिनेटेड शीट्स ताकि एडी करंट ना बन सके। क्यों? क्योंकि हमारा डीसी जनरेटर बनाएगा तो अल्टीमेटली एसी सप्लाई ही।
हालांकि बाहर कम्यूटेटर के हेल्प से हम लोग उसको डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट अंदर जो बनता है दैट इज एसी सप्लाई ओनली। ठीक है, तो इस वजह से हमको उसको लैमिनेटेड फॉर्म में रखना पड़ता है ताकि एडी करंट्स ना बन जाए। ठीक है, तो हम इनिशियली यहाँ पर डीसी सप्लाई दे करके पहले एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बना लेते हैं, तो एक बहुत थोड़ी सी मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल रहती है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक डीसी जनरेटर का बेयर मिनिमम जनरेटेड ईएमएफ भी होता है। तो वो जीरो ईएमएफ नहीं देगा, वो आपको 2 वोल्ट के आसपास का ईएमएफ देता रहेगा नॉर्मली भी। ठीक है, तो ये चीज जरूर से लिखिएगा। Thus, it will have a minimum generated EMF of रेंज लिख देता हूं मैं यहां पे 2 to 8 वोल्ट रेंज। ठीक है, तो इतने रेंज की ईएमएफ बाय डिफॉल्ट रहेगी, लेकिन इससे हमारा काम नहीं होना है। हमको तो आउटपुट में क्या चाहिए, 220, 230, 240, 250 वोल्ट का ईएमएफ चाहिए ना आउटपुट, वो इससे तो फुलफिल नहीं हो सकता। हाँ, इतना है कि इनिशियली फ्लक्स इतनी थोड़ी सी अवेलेबल है फ्लक्स, जिससे हम ईएमएफ इंड्यूस करवा पाएंगे। अब चक्कर ये है कि अब ज्यादा ईएमएफ कैसे लेके आए। 2-3 वोल्ट तो वैसे ही बन जाएगा, वो तो इंडस्ट्री से उसमें मैग्नेटाइज करके लाया गया है। 2 वोल्ट 4 वोल्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइम मूवर घुमाना शुरू करोगे फ्लक्स की लाइनों को, उससे वो लिंक होना शुरू होगा कंडक्टर, और उससे फिर ईएमएफ मिल जाएगी। लेकिन 2-4 वोल्ट से कुछ नहीं होगा, 250 वोल्ट चाहिए मुझको, मतलब ईएमएफ बिल्डअप करने की जरूरत है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वोल्टेज बिल्डअप, जहां पे हम एग्जिस्टिंग वोल्टेज की रेंज को अब बढ़ाते हैं उस मशीन के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज वोल्टेज बिल्डअप। ठीक है, तो अब हमको यहां से क्या करना है, वोल्टेज बिल्डअप करने की जरूरत है। ठीक है, वोल्टेज बिल्डअप कैसे होगा भाई, वोल्टेज बिल्डअप होने के लिए सबसे पहले फील्ड जो पोल है उसके पास अपना खुद का फ्लक्स होना जरूरी है, ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। ठीक है, अपना खुद का फ्लक्स होना जरूरी है। ओके, डन। अब आपने ये देखा कि जो आउटपुट मिल रहा है वो तो EG माइनस IA करके मिल रहा है, और माइनस VB भी हो जाएगा, वही पिछला वाला इक्वेशन, उसी से VT अलग कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मतलब एक तो जनरेटेड ईएमएफ वैसी बहुत थोड़ी सी, उसमें से ये ड्रॉप माइनस, फिर एक और ड्रॉप माइनस, तो VT तो बहुत छोटा हो जाएगा, VT की मैग्नीट्यूड बहुत छोटी हो जाएगी। एंड अगर मुझे कोई ISH की वैल्यू पूछे तो आई विल से VSH बाई RSH, I इज इक्वल टू V बाई R। और VSH क्या है, VSH है EG माइनस IA माइनस VB एंड डिवाइडेड बाई RSH। दैट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ISH। शंट वाइंडिंग से कितनी करंट जाएगी वो इस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। ठीक, ये सब कुछ इसी सर्किट से बता रहा हूं मैं, ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये सब कुछ यहीं पे दिख रहा है। ISH की वैल्यू निकाल लो, यहां पे आप बोलो VSH है। ठीक है, V बाई R करके करंट, ओम्स लॉ। अब V यानी कि यहां से यहां तक की वोल्टेज जो इसके बराबर होगी, तो यहां का वोल्टेज निकाल लो, EG माइनस IA माइनस VB, इतना जनरेट हुआ, माइनस ये ड्रॉप माइनस ये ड्रॉप, टोटल वोल्टेज मिल गई यहाँ की, वही होगी यहाँ पे भी। ठीक है, इसी हिसाब से लिखा है मैंने। तो अब सीन ये है, मैं यहां से EG की वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूं, मुझे 2-4 वोल्ट नहीं 250 वोल्ट चाहिए, EG कैसे बढ़ाऊं। चलो EG का इंटरनल सर्किट फॉर्मूला बताओ जल्दी से। तो लिखेंगे वी नो दैट, या वी हैव टू डू वोल्टेज बिल्डअप। हमको क्या करना है, वोल्टेज बिल्डअप। Thus, we know that क्या we know that? We know that EG is equals to जनरेटेड EMF का फॉर्मूला इंटरनल सर्किट फॉर्म से हम लोग लिख चुके हैं, इट इज 5ZNP अपॉन 60A। ठीक है, यहां पे Z को छोड़ दो, N छोड़ दो, P छोड़ दो, A छोड़ दो, 60 को भी छोड़ दो, ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। कंस्ट्रक्शन के बाद ये सब में कुछ नहीं बदल सकते आप। एक चीज कर सकते हो, N तो चलो उसमें भी चेंजेस कर सकते हो रेवोल्यूशंस में, लेकिन एक मेजर चेंजेस है, हम लोग बोल सकते हैं EG जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू फाई N, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है तो बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट कर देते हैं। रेवोल्यूशंस, अच्छा रेवोल्यूशंस भी वैसे हमारे हाथ में नहीं है, अब वो तो
प्राइम मूवर किस सोर्स से घूम रहा है वो हमको नहीं पता, हो सकता है पानी गिरा के घुमा रहे होंगे या विंड मिल से घुमा रहे होंगे, किसी भी चीज से घुमा सकता है ना, तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग बोलेंगे ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एन और ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी कि फ्लक्स बढ़ा के जनरेटेड ईएमएफ को बढ़ाया जा सकता है। ये एक हमको एक तरीका मिल गया, एक रास्ता मिल गया कि कैसे भी करके अगर फ्लक्स को बढ़ा दो जनरेटेड ईएमएफ बढ़ जाएगी। अब फ्लक्स कैसे बढ़ेगा? अच्छा, सो फॉर इंक्रीजिंग EG we require to increase flux per pole। फ्लक्स पर पोल की वैल्यू बढ़ानी चाहिए तब जनरेटेड ईएमएफ बढ़ेगा। अच्छा, और हम लोग इसके बारे में क्या जानते हैं? मैग्नेटिक सर्किट्स में पढ़ा हुआ था हम लोगों ने, क्या पढ़ा हुआ था? वी नो दैट phi s इज इक्वल टू NI, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। phi s इज इक्वल टू NI इज इक्वल टू HL लिखा था। यहां से जरा रिलेट करिए, phi s इज इक्वल टू NI होता है, देयरफॉर वी कैन से कि phi इज इक्वल टू NI अपॉन S, और आई कैन से कि phi जो है ना इट इज प्रोपोर्शनल टू I। देख सकते हैं क्यों? N और S का क्या हुआ? देखिए यहाँ पे N जो होती है ना रेवोल्यूशंस नहीं है, यहाँ पे N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टर है, तो एक बार वाइंडिंग कर दिए तो नंबर ऑफ टर्न में कुछ नहीं चेंज होगा। S क्या चीज है? S इज द रिलक्टेंस ऑफ द मटेरियल, तो रिलक्टेंस भी नहीं बदलेगा। रिलक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? L अपॉन A म्यू पे। ना लेंथ बदल सकती है, ना एरिया बदल सकती है, ना म्यू आर चेंज हो सकता है, और म्यू नॉट तो वैसे भी फिक्स्ड है। तो इसका मतलब S में भी कुछ नहीं चेंज होगा एक बार वाइंडिंग हो गया तो। ठीक है, एक बार मटेरियल प्लांट हो गया, वाइंडिंग हो गया, तो ना N बदलेगा ना S बदलेगा। एक ही चीज है जिससे कंट्रोल कर सकते हो आप फ्लक्स को, दैट इज करंट। ठीक है, तो हम कौन से फ्लक्स की बात कर रहे हैं ये बताइए आप? फील्ड फ्लक्स की आर्मेचर फ्लक्स? सिंपल सी बात है, हम तो फील्ड फ्लक्स की बात कर रहे हैं ना। सो हियर लिखेंगे, हियर वी आर रेफरिंग टू फील्ड फ्लक्स, therefore we can say phi sh is directly proportional to ISH। अगर फील्ड फ्लक्स की बात हो रही है तो करंट भी फील्ड करंट होगा। तो इससे ये समझ में आया कि शंट फील्ड वाइंडिंग में अगर करंट जो जा रही है उसकी वैल्यू को बढ़ा दोगे तो फ्लक्स अपने आप बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो किसको बढ़ाएगा? जनरेटेड ईएमएफ को बढ़ाएगा। E = phi z NP upon 60 है, उसी को तो बढ़ाना है हमको। तो मिल गया ना रास्ता इसका। अब बस करना क्या है, उस प्रोसेस तक पहुंचना है आपको। मतलब phi को बढ़ाना है तो ISH को बढ़ा दो कैसे भी करके। शंट फील्ड वाइंडिंग करंट कैसे बढ़ा सकते हो आप, ये बताओ। दो रास्ता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, दो ऑप्शन दे रहा हूं। शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट बढ़ानी है, यही होल सोल कंडीशन, तो अभी यही समझ में आया। इसको कैसे अचीव करेंगे? हाउ कैन वी इंक्रीज द शंट फील्ड वाइंडिंग करंट फ्रॉम दिस सेटअप? इस सेटअप से। इसके भी चलो दो रास्ते, दो ऑप्शन। पहला ऑन लोड, दूसरा नो लोड। आप बताना कि कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है। एक रखते हैं ऑन लोड। मशीन अभी ऐसा मान लो कि स्टार्ट नहीं है, अभी डेड है, बंद है अभी मशीन हमारी, ठीक है। आप सोच के बताइए कि दोनों में से कैसे चालू करें मशीन को। अभी मशीन को हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पहला रास्ता यह है कि मैं मशीन में जैसा लोड कनेक्टेड होगा RL उसके साथ ही शुरू करूंगा, ठीक है। और दूसरा रास्ता यह बोलता है कि मशीन पर से लोड हटा दो, कोई लोड मत रखो, ठीक है। बोलिए कौन सा रास्ता सही है? करना क्या, पर्पस समझ में आ गया आपको कि ISH बढ़ाना है, जितना पहले जा रहा था शंट में करंट उसको इंक्रीज करना है, ठीक। अब समझिए दोनों जगह हो क्या रहा है। इनिशियली जो एग्जिस्टिंग फील्ड है यहां पे, जो कंपनी से मैन्युफैक्चर हो के आया रेसिडुअल फील्ड, बहुत थोड़ा सा है। तो अगर मैं इसको घुमाना शुरू करूंगा, चलो ऑन लोड पे देखते हैं, लोड कनेक्टेड, मैं प्राइम मूवर यहां से घुमाना शुरू करता हूं इसका, ठीक है। जब प्राइम मूवर एक सर्टन स्पीड को पार करेगा, वो क्रिटिकल स्पीड के ऊपर जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ स्मॉल अमाउंट का EG जो है वो बनना शुरू होगा। EG कितना बनेगा? 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऐसे ही कुछ, लेस देन 8। अच्छा ठीक है, उतना जनरेटेड EMF बनी, तो मतलब IA की वैल्यू तो बहुत छोटी सी होगी, थोड़ी सी IA निकल के आएगी, 1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, ऐसे ही कुछ। अब ये IA चूंकि लोड भी कनेक्टेड है, इसलिए ये IA यहां से होने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी।
थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि IA आया 1 एम्पियर, लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद जब लोड अगर लगा होगा तो यहां से जाएगा 0.5 एम्पियर और यहां से जाएगा 0.5 एम्पियर, तो हालत खराब है। ISH में बहुत कम करंट जाएगी। अब स्मॉल करंट जाएगी तो इसकी फील्ड में ज्यादा चेंजेस आ नहीं पाएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा इसकी फील्ड में, नॉट मच चेंजेस, जरा सा फील्ड बढ़ जाएगा फ्लक्स। तो EMF भी जो इंड्यूस हो रही थी 2-3 वोल्ट, वो बढ़ के 9-10 वोल्ट हो जाएगी, इतना ही तो होगा ना, इसको तो बढ़ा नहीं पाए हम लोग, ठीक है। तो चेंजेस कुछ बहुत खास नहीं हुए। अब जरा इस सेटअप पे आते हैं, यहां देखिए क्या हो रहा है, मैंने लोड ही रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, इनिशियली जो फ्लक्स थी बहुत थोड़ी सी थी, इसमें भी EMF इंड्यूस हुआ 3-4 वोल्ट का, IA करंट निकली मान लो उतनी ही 1 एम्पियर की, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार ये पूरी की पूरी IA 1 एम्पियर शंट में जाएगी। तो देखिए अब पहले से ज्यादा शंट में करंट जा रही है, पहले से बेटर सिचुएशन है ना। ISH बढ़ाओगे तो phi-SH वैसे ही बढ़ेगा, phi-SH जब बढ़ेगा तो प्राइम मूवर आप वैसे ही घुमा रहे हो, अब ज्यादा फ्लक्स कट होंगे उस कंडक्टर से, अब EMF की वैल्यू और ज्यादा स्पीडली बढ़ेगी और ज्यादा EMF इंड्यूस होगा, ज्यादा EMF इंड्यूस होगा तो करंट की मैग्नीट्यूड और ज्यादा होगी, तो पूरी की पूरी करंट यहां मिल रही है इस सेटअप को, तो हमारा आउटपुट जो है उसका बिल्डअप ज्यादा अच्छा किसमें होगा, अगर नो लोड कंडीशन में मशीन को स्टार्ट करें तो। ये लॉजिकल था, कंसेप्चुअल था, और अगर ये पार्ट आपको समझ में आ गया तो एक बहुत बड़ी चीज आप समझ गए, ऐसा समझ लो, बहुत बड़ी चीज आप अंडरस्टैंड कर गए। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो इवन मशीन में हायर सेमेस्टर में जब आप डिटेल्ड वाला मशीन पढ़ते हो वहां पे भी पूछा जाता है और बच्चे गलत आंसर कर देते हैं। वाइवा में, एग्जामिनेशन में, सब में पूछते हैं कि भाई एक DC शंट जनरेटर को ऑन लोड स्टार्ट किया जाता है कि नो लोड पे स्टार्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर ये होता है कि उसको हमेशा नो लोड कंडीशन पे स्टार्ट किया जाता है। सो दिस सिचुएशन विल बी टेरिबली रॉन्ग, ये सिचुएशन टेरिबल हो जाएगा अगर ऐसे ऑन किए मशीन को तो, ठीक है, वोल्टेज बिल्डअप यहां नहीं हो पाएगा। जबकि जो दूसरी सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सो इसका फाइनल कंक्लूजन मैं आपको लिखवा देता हूं, thus a DC shunt generator is always started on load। DC शंट जनरेटर, याद रखिएगा, DC शंट मोटर की बात नहीं हो रही, अभी मोटर की भी कंडीशन पढ़ेंगे, बट शंट जनरेटर में ये समझ में आ गया कि हमेशा इसको ऑन नो लोड, अरे सॉरी, started on नो लोड कंडीशन, हमेशा इसको नो लोड पर शुरू किया जाता है। किस पर स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग के समय हमेशा DC शंट जनरेटर नो लोड पर ही स्टार्ट होगा, दैट इज द बेस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर इट, ठीक है। तो ये बहुत क्रूशियल कंसेप्ट था, आई होप ये आप तक पहुंच गया होगा, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब दूसरा चीज कि पहले, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, नो लोड पर हमको स्टार्ट करना है, और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको बोला कि देखो फाई इज इक्वल्स टू NI/S निकल के आया था, ठीक है। दूसरा तरीका और बता रहा हूं, फाई NI/S था, फाई वॉज प्रोपोर्शनल टू NI, अगर S कांस्टेंट है तो, ठीक है। N क्या चीज है, N इज द नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स, याद रखिएगा, यहां रेवोल्यूशन नहीं है, N जो है दैट इज द नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स। सो इफ वी इंक्रीज, अगर कंस्ट्रक्शन करने के समय ही फील्ड की नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूं तो भी तो सही है ना, इंक्रीज द नंबर ऑफ conductor turns of shunt field winding then also phi can be increased। जब तक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए हर तरीके से सोचिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करके आना है, आपको समझना भी है, आप अपने वर्ड्स में पूरा समझा दोगे किसी को भी, इतना बेस्ट वे में समझिए। सो देन ऑल्सो फाई कैन बी इंक्रीज्ड, हाँ हो सकता है। तो एक काम करते हैं ना, नंबर ऑफ टर्न्स को ही बढ़ा देते हैं,
नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स को बढ़ा देते हैं, फाई बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना। फिर थोड़ी सी कम करंट भी जाएगी तो भी फाई तो हाई रहेगा, ठीक है। सो देयरफॉर शंट वाइंडिंग will have higher number of turns, will have higher number of turns। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो आपसे कोई पूछेगा शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्न ज्यादा होते हैं कि आर्मेचर में ज्यादा होते हैं? शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्न हमेशा ज्यादा होते हैं। शंट के टर्न ज्यादा होते हैं कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्न ज्यादा होते हैं? शंट फील्ड वाइंडिंग में हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, लेकिन 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 एक कंडीशन है यहाँ पे, जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे ना तो लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ जाता है, और लेंथ ऑफ कंडक्टर के बढ़ने से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस के बढ़ने से क्या होगा, वो करंट को अपोज करेगा। तो यहाँ एक तरफ जो आप करंट को ISH को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसको नो लोड पे स्टार्ट करके, वो पर्पज आपका ड्रॉप हो जाएगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बहुत ज्यादा बना दिए तो। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग नो लोड पे शुरू ही इसलिए कर रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा या पूरी की पूरी करंट शंट को मिले, ठीक। लेकिन अगर सपोज कर लो आप बोले हायर नंबर ऑफ टर्न लगा दो सर फील्ड में, लगा देंगे, लेकिन क्या बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगा दूं, 1000 2000 10,000 टाइम्स इंक्रीज कर दूं मैं अगर नंबर ऑफ टर्न्स को, तो क्या सच में वो बेनिफिशियल रहेगा? सोचिएगा, एन को बढ़ाऊंगा, टेक्निकली फाई बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एन को बढ़ाने से लेंथ ऑफ कंडक्टर भी तो बढ़ रहा है, कंडक्टर ज्यादा लंबाई का कंडक्टर यूज कर रहा हूं मैं, तो मुझे साथ में ये भी पता है कि भाई रेजिस्टेंस का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। आप लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ा रहे हो, जब आप एन बढ़ाते हो तो एन इंक्रीज हुआ तो लेंथ ऑफ कंडक्टर भी तो बढ़ा, और लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हुआ देयरफॉर ISH विल रिड्यूस। तो एक तरफ आप नंबर ऑफ टर्न बढ़ा के आप फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ ISH कम हो गया, फ्लक्स फिर से कम हो गया उतना, तो ये नहीं करना है। तो इसको बढ़ाने का भी एक लिमिट होता है, एन जो है उसको कितना इंक्रीज कर सकते हो, दैट हैज अ लिमिट। उसको ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड लेवल तक हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे जितना मर्जी, जितना जब तक ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लक्स ना मिल जाए वहां पे, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो इसकी एक लिमिट होती है ताकि रेजिस्टेंस एक लिमिट में रहे, एंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज क्रिटिकल रेजिस्टेंस इन अ DC शंट जनरेटर। The permissible limit of shunt field winding resistance is known as critical resistance, is known as critical resistance। मतलब क्रिटिकल रेजिस्टेंस एक परमिसिबल लिमिट की फाइनल वैल्यू है रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस इससे आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो उल्टा नुकसान करने लग जाएगा, ठीक है। तो RSH की वैल्यू, देयरफॉर RSH यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 30 ओम टू 400 ओम्स, मैक्स टू मैक्स दिया हुआ है, ठीक है। 30 to 400, नॉर्मली 50 to 300 रिकमेंडेड रहता है, वैसे तो 50 ओम से 300 ओम ये रिकमेंडेड रहता है कि इससे ऊपर ना रखा जाए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय हो सकता है आपको बड़ी वैल्यू दे दे, 330 400 440 भी कभी कभी लिख देता है ओम्स में, बट हमेशा देखिएगा कि RSH की वैल्यू हाई ही देगा आपको, RSH लो नहीं मिलेगा आपको। अब रीजन आपको पता है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो RSH की वैल्यू RA से हमेशा ज्यादा दिखेगी आपको, हमेशा RA दिखेगा 0.5 0.25 0.75, RSH दिखेगा आपको 220 300 400 इस टाइप की वैल्यू का दिखेगा। तो अब इसका कारण भी आप जानते हो कि ऐसा क्यों दिखेगा, ठीक है। सो अब यहाँ से ये इतना कुछ प्रोवाइड करने के बाद जब आप प्राइम मूवर को घुमाएंगे तो वोल्टेज बिल्डअप होना शुरू होगा, फिर 200 300 400 जितना वोल्ट आपको DC का आउटपुट चाहिए वो चीज मिलेगा, ठीक है। तो DC शंट जनरेटर को स्टार्ट करने के समय भी एक मिनिमम स्पीड होनी चाहिए जहां से कि वो वोल्टेज आउटपुट देगा आपको। दैट स्पीड इज नोन एज, या दैट सर्टेन लेवल इज नोन एज क्रिटिकल स्पीड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिटिकल स्पीड लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ था DC शंट जनरेटर के बारे में। आई होप ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। एक आध क्वेश्चन वगैरह भी देख लेते हैं अगर है तो।
ये देखिए, ये शंट वाउंड डीसी जनरेटर का डायग्राम है। ये देखिए, इस तरीके से डीसी शंट मोटर जनरेटर जो है वो दिखाई देता है। इसको हम लोग ये जो इसका शाफ्ट है, इसको प्राइम मूवर की हेल्प से हम लोग घुमाते हैं, है ना। अब वो घुमाने के लिए कोई भी मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट जो है वो हमको मिलती है यहाँ से, ठीक है। ये इसके दोनों ब्रशेस, आर्मेचर वाइंडिंग, वहाँ से वीटी आउटपुट, और ये शंट फील्ड सेगमेंट, ठीक है भाई। एक आध क्वेश्चन देख लें। इफ अ 230 वोल्ट shunt generator has a critical speed of 1000 rpm and we rotate this generator with the help of prime mover at a speed of 850 rpm, then what will be the value of its terminal voltage? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करिए जल्दी से। इसका आंसर सभी लोग बताइएगा जल्दी, कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का इंतजार है। कमेंट योर आंसर। चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। अगली क्लास में मैं इसका आंसर करूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में, मतलब कल की क्लास ही है नेक्स्ट, तो क्लास के शुरुआत में ही सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन का आंसर करूंगा रीजन के साथ पूरा, ठीक है। कमेंट में आप लोग अपना आंसर बताइएगा, और क्यों, जो भी आंसर आप लिखेंगे इसमें से, ये चारों ऑप्शन में से, वो क्यों लिख रहे हैं उसका कारण अगर हो सके तो बताइएगा, और नहीं तो सिर्फ आंसर भी बताएंगे तो चलेगा, ठीक है। विथ नेम मैं अगली क्लास में अनाउंस करूंगा कि किसने क्या आंसर बोला है, कौन सही है, किसका आंसर गलत है, ठीक। तो ये चीज करेंगे हम लोग अगली क्लास में। और देखें, और कोई क्वेश्चन है क्या? सीरीज डीसी जनरेटर का क्वेश्चन है। आज की क्लास में समय थोड़ा सा कम है, तो सीरीज डीसी जनरेटर आज की क्लास में नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन हाँ, आई होप कि शंट में अभी तक जितना कुछ पढ़ा हुआ है वो आपको अच्छे से गुड वे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मस्त तरीके से देखिएगा, नोट्स प्रॉपर आपके लिए बना हुआ है। मैं अभी ये पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगा आपको, उसकी लिंक इसी वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो में नोट्स पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। तो ठीक है, आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करते हैं। मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। डीसी सीरीज जनरेटर जो है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, ऐसे ही गुड वे में पूरा एनालिसिस करते हुए A to Z हर एक चीज कवर करेंगे इसमें। मिलते हैं कल के सेशन में। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।